दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। भुलई भाई आज की तारीख में 107 साल की उम्र के हैं और एक समय में वो दीनदयाल उपाध्याय उनके साथ में थाली शेयर करते थे और एक मुलाकात में दीनदयाल उपाध्याय और भुलई भाई साथ में भोजन कर रहे थे और दीनदयाल उपाध्याय भुलई भाई को खाना खिला रहे थे। तो भुलई भाई ने दीनदयाल उपाध्याय से पूछा कि आप सारा खाना मुझे ही खिला देंगे तो आपकी थाली में क्या बचेगा। तो दीनदयाल जी ने कहा कि आपको अभी लंबी उम्र जीना है और इसलिए मैं आपको खाना खिला रहा हूँ। आज 107 साल की उम्र के हैं भुलई भाई और जब कोरोना समय शुरू हुआ था, कोरोना का जो सेकेंड वेव आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुलई भाई को फ़ोन किया और उनका हालचाल जाना और पूछा कि भाई आपने तो शतक पार कर लिया, भुलई भाई कैसे हैं। आज अमित शाह लखनऊ में हैं और बीजेपी जिस तरह से यानी कि 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, उस कार्यक्रम में जो अमित शाह आज और कल के कार्यक्रम में लखनऊ में रहेंगे, वहाँ पे भुलई भाई को भी बुलाया गया है। यानी कि पुराने कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता और उनसे अमित शाह मिलकर पार्टी का इतिहास, पार्टी का भूगोल और किस तरह से चुनाव की तैयारी की जानी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो इस घटना से, छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी और क्या किस तरह से अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव जीतने की मशीन है, उनका लखनऊ जाना और यूपी की पॉलिटिक्स में अगले 2 दिनों में वो किस तरह से मंथन करेंगे, क्या उनके एजेंडे पर है, किस तरह से वो जो ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए विधायकों के टिकट कटेंगे, 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट कटेंगे, पार्टी की रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात अमित शाह के उस यूपी दौरे की और किस तरह से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट कर रही है यूपी चुनाव के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि आपको याद होगा कि 2013 में जब अमित शाह जनरल सेक्रेटरी के तौर पे पार्टी में आए थे तो यूपी का उन्हें इंचार्ज बनाया गया था, यूपी का प्रभार उन्हें दिया गया था और उस 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहाँ पे यूपी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश हासिल किया। उसके बाद यूपी के प्रभारी के तौर पे न केवल उन्होंने प्रचंड जनादेश यूपी से हासिल किया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बल्कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें कि बीजेपी 30 सालों से एक तरह से सत्ता से गायब थी, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। यानी कि कल्याण सिंह के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई। उन सब के जो जनक थे, उन सब के जो क्राफ्टमैन थे, वो अमित शाह थे, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत की थी। जहाँ पे जिस राजनीति में, जिस राज्य में बीजेपी सत्ता की दहलीज से बाहर हो गई थी, जहाँ पे 10 लोकसभा के सांसद जीतती थी, 40, 45, 48 विधानसभा की सीटें जीतती थी, वहाँ पे 300 से ज़्यादा सीटें आना वो कम से कम एक मिरेकल से कम नहीं था। तो आज अमित शाह जो लखनऊ, और कल अमित शाह लखनऊ के दौरे पे हैं, वहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को अंजाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अमित शाह का जो सबसे बड़ा जो फार्मूला था यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का और लोकसभा चुनाव जीतने का, वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था बूथ पर, यानी कि हर बूथ को जीतना। अगर यूपी में 1,73,000 बूथ्स हैं, अगर उनको जीत लिया जाता है तो पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अमित शाह का ये मूल मंत्र रहा है 2013 से। तो इसलिए अमित शाह हर बार ये जो जिक्र करते हैं कि सबसे पहले जो ध्यान देना है वो बूथ पे देना है, बूथ को मजबूत करना है। और इसलिए बीजेपी ने बूथ पे न केवल बूथ अध्यक्ष बल्कि वहाँ पे 5-6 सदस्यों की कमेटी, जिसमें कि IT सेल का हेड होगा, IT सेल के सदस्य होंगे, सोशल मीडिया टीम का सदस्य होगा और बूथ के लोग होंगे। तो एक शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ के बाद जो नेक्स्ट लेवल की जो इकाई है वो शक्ति केंद्र है, जहां पे एक शक्ति केंद्र में कई बूथ्स होते हैं। उन शक्ति केंद्र के जो कन्वेनर हैं उन सबको अमित शाह
संबोधित करेंगे, यानी कि उनमें एक एनर्जी भरने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 2013, 2014, 2017 में जिस तरह से हमने तैयारी की थी उसी के अनुपात में हमें 2022 के लिए तैयारी करनी है। तो शक्ति केंद्र के जो कन्वीनर हैं उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के लोकसभा के जो कन्वीनर थे, जो प्रभारी थे, उन सबसे भी अमित शाह मिलेंगे, क्योंकि ग्राउंड फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी और सरकार के पास अलग अलग तरीके होते हैं फीडबैक लेने का। पार्टी कई तरह की सर्वे कराती है, कई तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल करती है ग्राउंड फीडबैक को जानने के लिए, लेकिन जो लोकसभा के प्रभारी 2019 में काम किए थे उनसे भी वो मुलाकात करके उनका फीडबैक लेंगे कि विधानसभा चुनाव में कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कोविड का जो फॉल आउट है वो कितना कम हुआ है, कितना हमने उस असर को कम किया है और किस तरह से बीजेपी की चुनावी तैयारियां चल रही है। तो पहला जो शक्ति केंद्र के कन्वेनर हैं, दूसरा कि किस तरह से वो जो लोकसभा के प्रभारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और तीसरा जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, उन सबको सम्मानित करना, उन सबसे इंटरेक्ट करना। ये क्यों अमित शाह कर रहे हैं ऐसे समय में? इसका एक समझिए कि मैसेज देना, क्योंकि जब पार्टी का मुखिया या पार्टी का सर्वे सर्वा सेकेंड इन कमांड जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मिलता है, उन्हें सम्मानित करता है, तो जो पार्टी का ग्राउंड कैडर है, जो कि जनता को बूथ पे ले आती है वोट देने के लिए, जो पन्ना प्रमुख हैं बीजेपी की, जो नॉमेनक्लेचर है उसमें जो पेज इंचार्ज होते हैं, पन्ना प्रमुख जिसे कहा जाता है, उनको जब सम्मानित किया जाता है, जब पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, तो उनमें ये उम्मीद जगती है कि बीजेपी एक तरह से सिर्फ पार्टी नहीं परिवार है। तो इसलिए वो एक एनर्जी उनमें उत्साहवर्धन करना, इसके लिए पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो अमित शाह इन सब के अलावा उत्साहवर्धन के अलावा जो पार्टी की स्ट्रैटेजी मीटिंग है, जो वहाँ पे इंचार्ज हैं उनके साथ मुलाकात होनी है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पार्टी के सामने वो ये है कि कोविड और माइग्रेंट क्राइसिस, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, इन सब के कारण एक एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे है। और इसलिए पार्टी को लगता है, जो पार्टी का पुराना जिताऊ फार्मूला है, जिताऊ फार्मूला क्या है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट दो, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनका टिकट काट दो, तो आपकी जो ग्राउंड पे एंटी इनकम्बेंसी है वो ऑटोमेटिक ढंग से खत्म हो जाती है। आप किसी नए कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाते हो, वो फ्रेश तरीके से जनता से मैंडेट मांगता है, वो वादे करता है, तो पुरानी जो एंटी इनकम्बेंसी है खत्म हो गई। और इस एक्सपेरिमेंट को गुजरात से लेकर एमसीडी पोल, दिल्ली, हर जगह पे बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे बीजेपी चुनाव जीतती रही है। तो यूपी में ये माना जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो एमएलए हैं उसमें तकरीबन 100 एमएलए के टिकट कटने तय हैं, यानी कि 100 विधायकों के टिकट कटने तय हैं उस एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए। तो उन सब की रणनीति, हालांकि इस बैठक में उन सब के टिकट कटेंगे इसका कोई फैसला नहीं होना है, क्योंकि अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम नहीं आया है। पार्टी के जो इंटरनल सर्वे हैं और पार्टी जो अलग अलग एजेंसियों से फीडबैक लेती है, उसके आधार पर वो विधायकों की जो रिपोर्ट कार्ड है उससे मिलान करेगी और उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन लेगी कि कितने विधायकों के टिकट काटे जाने हैं। लेकिन एक ब्रॉड पैरामीटर्स तय करने की कवायद होगी इन बैठकों में। सिर्फ अमित शाह नहीं, बल्कि एक तरह से कहें कि यूपी की राजनीति जो लगातार चुनाव के कारण गर्मा रही है, अगर देखें कि दूसरे दलों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जो लगातार मुखर हैं, वो जो कांग्रेस से मलिक को लाए हैं, जो प्रियंका गांधी की एक समय में खास करीबी हुआ करती थी वेस्टर्न यूपी में, जिनका जनाधार है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। प्रियंका गांधी जो है वो इस समय उन किसानों के घर पर जाकर मिली हैं जो कि यूपी में खाद न मिलने की वजह से जिन्होंने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है, उनके घर पे जाके मिली है। तो एक तरह से यूपी की पॉलिटिक्स में पूरा ड्रामा है, पूरा एक्शन है, जिसको कहते हैं सुपर फ्राइडे है। और किस तरह से वहाँ पे पॉलिटिक्स अमित शाह बीजेपी की स्ट्रैटेजी को धार देने के लिए आज और कल वहाँ पे बैठ के करेंगे। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव है अपनी पार्टी के वजूद को और ज़्यादा वजन देने के लिए वो अपनी अपनी रणनीतियों को अंजाम देंगे। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।